स्टूडेंट्स, आज अपने करने जा रहे हैं जूलॉजी में बीएससी बीएड पार्ट थर्ड ईयर, बीएससी सेकेंड ईयर का पार्ट 7 करने जा रहे हैं। और अपने जो चल रहा है वह डेवलपमेंट बायोलॉजी जो अपनी बुक स्टार्ट कर रखी है। अब देखिएगा स्टूडेंट, आज तक हमने जो उसकी हिस्ट्री पढ़ ली थी। आज मैं जो नेक्स्ट इसका चैप्टर है उसके अंदर डेवलपमेंट बायोलॉजी जो है उसके बेसिक फीचर्स क्या हैं, बेसिक फीचर्स ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, बेसिक फीचर्स ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है तो उस दौरान कौन कौन सी घटनाएं घटती हैं, उनका क्या क्रम रहता है। तो उस क्रम की आज हम बात कर रहे हैं। इसकी थोड़ी आउटलाइन अपने देखते हैं, क्योंकि इस क्रम के आधार पे आगे पूरा अपने को डिटेल देखनी है। तो सबसे पहले हम इसके अंदर जो बात आती है वो बात है गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस जिसको हिंदी में कहते हैं युग्मक जनन। हिंदी में क्या कहते हैं? युग्मक जनन। अब युग्मक जनन क्या होता है कि किसी भी जंतु के द्वारा युग्मक निर्माण की जो क्रिया है वो युग्मक जनन कहलाती है, गैमेटोजेनेसिस कहलाती है। अब युग्मक जनन जो है वो हमेशा ध्यान रखना दो प्रकार का होता है। एक तो होता है स्पर्मेटोजेनेसिस और दूसरा होता है oogenesis। तो स्पर्मेटोजेनेसिस जिसको हम कहते हैं शुक्राणु निर्माण की क्रिया, oogenesis से कहते हैं अंडाणु निर्माण की क्रिया। इन दोनों को सम्मिलित रूप से हम क्या कहते हैं? गैमेटोजेनेसिस या युग्मक जनन। अब देखिएगा कि स्पर्मेटोजेनेसिस की जो घटना है वो हमेशा संपन्न होती है टेस्टिस के अंदर, मेल के अंदर टेस्टिस में। और कैसे होती है इसको पूरा डिटेल में हम देखेंगे। तो स्पर्मेटोजेनेसिस की परिभाषा क्या है कि मेल के टेस्टिस में स्पर्म का निर्माण होना, स्पर्म का निर्माण होना क्या कहलाता है? स्पर्मेटोजेनेसिस कहलाता है। oogenesis क्या है? फीमेल के ओवरी में ओवा या सेकेंडरी oocyte का निर्माण होना क्या कहलाता है? oogenesis। तो सबसे पहले जो बेसिक फीचर ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट है उसके अंदर सबसे पहली घटना ही आती है गैमेटोजेनेसिस। क्योंकि गैमेटोजेनेसिस जब होता है तो उसके बाद में आगे का एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट शुरू होता है। और मैं आपको बता देता हूँ कि युग्मक जनन के दौरान जो विभाजन होता है वो अर्धसूत्री होता है। मेन यहाँ समसूत्री भी होता है और अर्धसूत्री भी होता है, परंतु मुख्य विभाजन कौन सा होता है? अर्धसूत्री विभाजन होता है। और अर्धसूत्री विभाजन होता है तो उससे ही गुणसूत्रों की संख्या स्पर्म और ओवा के अंदर आधी आधी रह जाती है। दूसरी घटना है फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन जिसको कहते हैं आप हिंदी में निषेचन। निषेचन क्या है कि नर और मादा युग्मकों का संलयन होना क्या कहलाता है? निषेचन कहलाता है। देखिएगा कि हमने पढ़ा कि स्पर्मेटोजेनेसिस में मेल के टेस्टिस में स्पर्म का निर्माण होता है और फीमेल के ओवरी में ओवा का निर्माण होता है। तो इस घटना को हमने क्या नाम दिया था? गैमेटोजेनेसिस कहा था। तो गैमेटोजेनेसिस के बाद बने हुए गैमेट्स जो होते हैं स्पर्म और ओवा, इन दोनों के जो एक दूसरे से यूँ कह सकते हैं कि दोनों एक दूसरे से मिलते हैं। मिलने का मतलब यहाँ पर ये है कि दोनों एक दूसरे का अपना केंद्रक दे देते हैं और केंद्रक दोनों मिलकर के नई कोशिका का निर्माण करते हैं जिसको हम जाइगोट कहते हैं। तो जाइगोट बनना ही क्या कहलाता है? फर्टिलाइजेशन। जैसे ये स्पर्म है, ये एन होता है, ये ओवा है, वो भी क्या होता है? एन। वैसे तो स्पर्म ओवा तक जाता है गति करके और दोनों का जो न्यूक्लियस है वो मिलकर के 2n न्यूक्लियस का निर्माण करता है जिसको कहते हैं जाइगोट। तो जो कोशिका बनती है उसको कहते हैं जाइगोट और ये सेल क्या होती है? 2n होती है। तो ये घटना क्या कहलाती है? फर्टिलाइजेशन या निषेचन कहलाती है। अब देखिएगा कि निषेचन के दौरान जो है ये कह सकते हैं कि जो शुक्राणु आता है वो पिता से आता है और अंडाणु जो आता है माता से आता है। तो शुक्राणु के अंदर भी आधे गुणसूत्र होते हैं और अंडाणु के अंदर भी कितने होते हैं? आधे गुणसूत्र होते हैं। जैसे मनुष्य के संदर्भ में अगर बात करें तो मनुष्य के शुक्राणु में 23 गुणसूत्र होते हैं और मनुष्य के अंडे के अंदर 23 गुणसूत्र होते हैं। तो 23 और 23 जब मिलते हैं तो 46 गुणसूत्र वाला जाइगोट बनता है, यानी 2n जाइगोट बन गया। उस 2n जाइगोट के अंदर चूंकि आधे लक्षण माता से हैं आधे लक्षण पिता से हैं, इसलिए उस जाइगोट के अंदर या जो इस जाइगोट से जो बनने वाली संतति होती है उसके अंदर माता और पिता दोनों के लक्षण आते हैं। उसके बाद में तीसरी घटना आती है विदलन। विदलन जो है
ये बहुत इंपॉर्टेंट घटना है, क्लीवेज या विदलन या विदलन। विदलन में क्या होता है कि विदलन एक समसूत्री विभाजन है। इसमें क्या होता है, जो जाइगोट बना था, जाइगोट के अंदर विदलन होते हैं। विदलन मतलब कोशिका विभाजन होते हैं, समसूत्री विभाजन होते हैं। समसूत्री विभाजन के समान, अब चूंकि समसूत्री विभाजन में कोशिकाओं का आकार बढ़ता है, आकार बढ़ने के बाद उसमें साइट कह सकते हैं कि कोशिका द्रव्य विभाजन होता है। परंतु यहाँ पर विदलन के दौरान जो समसूत्री विभाजन होते हैं तो उस दौरान कोशिकाओं का आकार निश्चित रहता है, परंतु संख्या समसूत्री विभाजन की तरह बढ़ती रहती है। इसलिए विदलन जो है उसको समसूत्री विभाजन की तरह होने वाली घटना है। तो इसके अंदर सबसे पहले विदलन के निश्चित तल होते हैं। वो तल कौन कौन से, जिनको हम आगे पूरा डिटेल में पढ़ेंगे जब विदलन को हम पढ़ेंगे। अब देखिएगा जाइगोट जो होता है, जाइगोट में पहला विदलन हुआ था 2 कोशिका, 2 से 4, 4 से 8, 16 कोशिका, 32 कोशिका, इस तरह से कोशिकाओं की संख्या बढ़ती जाती है। तो इसको कहते हैं विदलन। और विदलन जो होता है, विदलन के दौरान क्या होता है कि पहले 2 कोशिका, फिर 4 कोशिका, फिर 8 कोशिका, फिर 16 कोशिका। तो 8 से 16 कोशिका जो अवस्था आती है, 16 सेल स्टेज को क्या कहते हैं, स्टेज मोरुला कहलाती है। क्या कहलाती है? मोरुला कहलाती है। अब मोरुला जब बन जाता है तो मोरुला को हिंदी में कहते हैं तूतक या ठोस गेंद के समान संरचना। तो इसके अंदर क्या होता है, इस तरह से संरचना बनती है एक। इस तरह 16 कोशिका अवस्था बनती है। 8 से 16 कोशिका जो स्टेज है वो क्या कहलाती है, मोरुला कहलाती है। ठोस गेंद के समान संरचना होती है। अब आपको मैं बता देता हूँ कि विदलन के दौरान जो भी कोशिका बनती है उस कोशिका को कहते हैं ब्लास्टोमियर। उस कोशिका को क्या नाम दिया जाता है, ब्लास्टोमियर या कोरक कोशिका बोला जाता है। कोरक कोशिका बोला जाता है। क्या नाम, कोरक कोशिका नाम दिया जाता है। तो विदलन चलता रहता है और कोशिकाओं की संख्या बढ़ती जाती है। और विदलन जो है समसूत्री विभाजन के समान एक प्रोसेस है। अब क्या होता है, अगली अवस्था जो आती है विदलन में, मोरुला अवस्था। मोरुला के बाद में आती है ब्लास्टुला। ब्लास्टुला में क्या होता है, कोशिकाओं की संख्या बढ़ती जाती है, यानी ब्लास्टोमियर सेल्स की संख्या बढ़ती जाती है। और ब्लास्टोमियर जो सेल्स है वो एक तरफ इकट्ठा होना शुरू हो जाती है। एक तरफ क्या है, इकट्ठा होना शुरू हो जाती है। जिससे इकट्ठा होने से क्या होता है, यहाँ पर एक गुहा बन जाती है। उस गुहा को कहते हैं ब्लास्टोसील। उस गुहा को क्या कहते हैं, ब्लास्टोसील। और ये ब्लास्टोमियर होती हैं या कोरक कोशिकाएँ होती हैं। कोरक कोशिकाएँ एक तरफ इकट्ठी होती जाती है और इकट्ठी होने से यहाँ क्या बन जाती है कि गुहा बन जाती है। तो गुहा बनने से उस गुहा को ब्लास्टोसील कहते हैं। उसमें द्रव भी भरा रहता है। अब क्या है, इस भ्रूण की इस अवस्था को हम कहते हैं ब्लास्टुला। क्या कहते हैं, ब्लास्टुला या कोरक अवस्था कहते हैं। कोरक अवस्था या कोरक पुट्टी भी कह सकते हैं। तो विदलन के दौरान देखिएगा कोरक कोशिकाएं जो बनती हैं, जब ब्लास्टोमियर सेल्स बनती हैं जो समसूत्री विभाजन के अनुसार बनती हैं, तो 8 से 16 कोशिका अवस्था जो है वो मोरुला होती है, ठोस गेंद के समान संरचना होती है। उसके बाद में जो अगली अवस्था बनती है वो कौन सी होती है, ब्लास्टोमियर, जिसमें सेल्स एक तरफ इकट्ठी होकर के एक गुहा का निर्माण करती है। इसको कहते हैं ब्लास्टुला या कोरक पुट्टी अवस्था कहते हैं। अब जो तीसरी अवस्था आती है बेसिक फीचर ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में, वो आती है गैस्ट्रुला। बहुत इंपॉर्टेंट अवस्था है गैस्ट्रुला। अब गैस्ट्रुला के बारे में वैसे मैं थोड़ा बता चुका हूँ आपको। अब गैस्ट्रुला अवस्था में क्या होता है कि सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि गैस्ट्रुला जो अवस्था होती है इसमें पहली बात तो ये ब्लास्टोमियर अवस्था के बाद में आती हैं। इसके अंदर जो होती हैं निर्माणकारी गतियाँ या संरचना विकास गतियाँ शुरू हो जाती है। संरचना विकास गतियों का मतलब यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर जो ब्लास्टोमियर सेल्स हैं उनकी संख्या बढ़ जाती है। बढ़ने के बाद में ब्लास्टोमियर सेल्स अपने उन स्थानों की ओर गति करना शुरू कर देती है जहाँ पर जाकर के उनको अंगों का निर्माण करना शुरू होता है। तो उन अंगों को, उन गतियों को हम संरचना विकास गतियाँ कहते हैं। अब संरचना विकास गतियों में यदि हम बात करें तो मैंने पहले एक बात बताई थी आपको कि गैस्ट्रुला अवस्था के दौरान क्या होती है, ब्लास्टोमियर की जो कोशिकाएं होती हैं वो 3 तरह से अरेंज हो जाती हैं। एक्टोड्रम के रूप में, एक्टोड्रम, मेसोड्रम और एंडोड्रम, इन 3 के रूप में व्यवस्थित हो जाती है। एक्टोड्रम जिसको कहते हैं बाह्य चरम स्तर
या बाह्य जनन स्तर बोलते हैं। मेसोडर्म को मध्य जनन स्तर और एंडोडर्म को बोलते हैं अंतर जनन स्तर। अब एक्टोडर्म, मेसोडर्म और जो एंडोडर्म है वो वास्तव में क्या होता है कि ये तीनों जो लेयर होते हैं इसमें क्या होता है कि कोशिकाएं जो होती हैं ब्लास्टोमियर सेल्स, इनको जिस अंग का निर्माण करना होता है उस हिसाब से ये अपने आप को क्या करती है, व्यवस्थित कर लेती है। जैसे अपन थोड़ा सा एक आउटलाइन एग्जांपल देखें इस तरह से। ये लेयर बार की बन गई, इसको कहते हैं एक्टोड्रम। ये बीच में बन गई, इसको कहते हैं मेसोड्रम। ये अंदर की ओर बन जाती है, इसको क्या कहते हैं, एंडोड्रम। तो 3 लेयर बन गई। अब देखिएगा, पहले तो सारी कोशिकाएं एक जगह व्यवस्थित थी, एक झुंड के रूप में या समूह के रूप में। बाद में इन्होंने क्या किया, इनको जिस अंग का निर्माण करना है इन्होंने गति करके उधर की ओर, जिस और अंग का निर्माण करना है उधर की ओर इन्होंने गति करके अपने आप को व्यवस्थित कर लिया। तो ये गति करने के बाद में ये उधर व्यवस्थित हो जाती हैं और वहाँ जाकर के उस अंग का निर्माण करना शुरू कर देती है। इसका मतलब क्या हुआ कि इन कोशिकाओं ने उन शरीर के या भ्रूण के संरचनाओं का निर्माण करने के लिए अपने स्थान से गति करके एक निश्चित स्थान पर स्थापित हो जाती हैं। तो जिससे 3 लेयर बनती है, एक लेयर बाहर की ओर जिसको कहते हैं एक्टोड्रम, एक लेयर अंदर की ओर बनती है एंडोड्रम, दोनों के बीच में बनने वाली लेयर क्या कहलाती है, मेसोड्रम कहलाती है। तो इस प्रकार ब्लास्टोमियर सेल्स ने संरचनाओं का निर्माण करने के लिए अपने आप को व्यवस्थित किया, गति करके व्यवस्थित किया, इसलिए इनको संरचना विकास गतियाँ भी कहते हैं। अब देखिएगा स्टूडेंट कि जो गैस्ट्रुला भवन अवस्था होती है, तो गैस्ट्रुला भवन की अवस्था का मतलब यही होता है कि इन अगर परिभाषा की यदि हम बात करें, जैसे ब्लास्टुला अवस्था के अंदर ब्लास्टोसील बन गई। अब गैस्ट्रुला अवस्था का मतलब यही है कि भ्रूण, यूँ कहते हैं कि भ्रूणीय अवस्था के दौरान जब ब्लास्टोमियर सेल्स अपने आप को एक्टोड्रम, एंडोड्रम और मेसोड्रम के रूप में व्यवस्थित कर लेते हैं तो वो अवस्था क्या कहलाती है, गैस्ट्रुला अवस्था कहलाती है। अब देखिएगा स्टूडेंट कि गैस्ट्रुला अवस्था बन जाती है, बनने के बाद में क्या होता है कि आगे फिर अंगों का निर्माण, प्राइमरी जो यूँ कह सकते हैं प्रीमिटिव ऑर्गन से वो बनने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि एक्टोड्रम, मेसोड्रम और एंडोड्रम द्वारा शरीर के अलग अलग अंगों का निर्माण होता है, चाहे वो आंतरिक अंग हो चाहे वो शरीर के बाह्य संरचनाएं हों, उन सब का निर्माण इन्हीं से होता है। अब देखो उसके बाद में क्या होता है कि ये जो ब्लास्टोसील होती हैं यहाँ पर एक गुहा नहीं बन जाती है, या यूँ कहते हैं कि ब्लास्टोसील आगे जाकर के एक नई गुहा के रूप में रूपांतरित हो जाती है। रूपांतरित तो मैं नहीं कहूँगा, यहाँ पर नई गुहा का निर्माण ही होता है। वो किस प्रकार होता है वो मैं अपने आगे डिटेल में देखेंगे पूरा। तो यहाँ पर एक गुहा बनती है, उसको कहते हैं आर्केंट्रोन या आध्यांतर, उसको कहते हैं आध्यांतर। आध्यांतर आगे जाकर के गठ का निर्माण करती है, गठ आगे जाकर के आहार नाल का निर्माण करती है, आहार नाल। तो अब कहने का मतलब क्या हुआ कि आध्यांतर एक नई गुहा बनती है और आध्यांतर आगे जाकर क्या कहलाती है, आध्यांतर को हम गठ भी कह सकते हैं, गठ जो आगे जाकर के आहार नाल का निर्माण करती है। साथ में क्या होता है, इस तरह से इसको थोड़ा सा हम बनाएं तो यूँ बनती है, यूँ इस तरह से, ये है आध्यांतर। और यहाँ पर एक छिद्र बन जाता है जिसको कहते हैं ब्लास्टोपोर, इसको क्या कहते हैं, ब्लास्टोपोर, कोरक मुख क्या कहते हैं, जिसको कोरक मुख कहा जाता है। तो ब्लास्टोपोर बनता है। अब ब्लास्टोपोर भी जंतुओं का निर्धारण करता है, वर्गीकरण का, जो हमने फर्स्ट ईयर क्लास में पढ़ा था कि ब्लास्टोपोर से यदि मुख का निर्माण होता है तो उन जंतुओं को प्रोटोस्टोमिया कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रोटोस्टोमिया कहते हैं। वे जंतु जिनके अंदर ब्लास्टोपोर के द्वारा, क्योंकि आर्केंट्रोन आध्यांतर से तो क्या निर्माण होगा, आहार नाल, और यहाँ पर जो छिद्र बनता है उसको कहते हैं ब्लास्टोपोर। अब ब्लास्टोपोर के द्वारा कुछ जंतुओं के अंदर किसका निर्माण हो, पहले मुख का निर्माण हो, उसके बाद में गुदा का निर्माण होता है, तो वो जंतु क्या कहलाते हैं, प्रोटोस्टोमिया। और वे जंतु जिनके अंदर पहले ब्लास्टोपोर के द्वारा पहले गुदा का निर्माण हो, उसके बाद में मुख का निर्माण होने कहते हैं ड्यूटेरोस्टोमिया, ड्यूटेरोस्टोमिया। अब प्रोटोस्टोमिया, ड्यूटेरोस्टोमिया को मैंने फर्स्ट ईयर में पढ़ाया था जब हम जंतुओं का क्लासिफिकेशन शुरू किया था, प्रोटोजोन जंतुओं का, प्रोटोजोन का सभी जंतुओं का जब क्लासिफिकेशन शुरू किया था तो उससे पहले हमने एक बात पढ़ी थी कि वर्गीकरण का आधार क्या है। तो आधार के अंदर हमने नाम आया था प्रोटोस्टोमिया और ड्यूटेरोस्टोमिया। तो ब्लास्टोपोर से यदि मुख का निर्माण हो पहले तो प्रोटोस्टोमिया जंतु कहलाते हैं, यदि ब्लास्टोपोर से पहले गुदा का निर्माण हो तो वो जंतु क्या कहलाते हैं, ड्यूटेरोस्टोमिया। अब देखिएगा कि गैस्ट्रुला अवस्था आने के बाद में अगली अवस्था जो है, अब देखिएगा कि ये गैस्ट्रुला अवस्था के बाद में एक्टोड्रम, एंडोड्रम, मेसोड्रम बन गया, तो यहाँ पर संरचना विकास गतियाँ प्रारंभ हो जाती है। उसके बाद में जो अगली अवस्था होती है ऑर्गेनोजेनेसिस कहते हैं। ऑर्गेनोजेनेसिस जिसको कहते हैं अंग निर्माण अवस्था या अंग विकास अवस्था। अगली अवस्था है वो कौन सी है, ऑर्गेनोजेनेसिस। ऑर्गेनोजेनेसिस
या जिसको कहते हैं अंग विकास अवस्था। अंग विकास में क्या होता है कि जैसे हमने क्या कहा गैस्ट्रल अवस्था के अगली अवस्था है ये, तो इसमें मैंने क्या कहा था कि संरचना विकास गतियाँ शुरू हो गई। तो जैसे कोशिकाएं पहले झुंड में थी, फिर इन्होंने क्या किया, जिस कोशिका को जहाँ भ्रूण में अंग का निर्माण करना है वो वहाँ जाकर स्थापित हो जाती है। तो जैसे एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म बन गए। अब बनने के बाद में क्या होता है, इन एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म से क्या है कि विभिन्न अंगों की निर्माण प्रक्रिया शुरू हो जाती है। अब क्या होता है कि सबसे पहले इनसे प्राइमरी ऑर्गन रूडिमेंट्स बनते हैं, और प्राइमरी जो ऑर्गन रूडिमेंट्स होते हैं वो आगे जाकर के सेकेंडरी ऑर्गन रूडिमेंट्स को निर्माण करते हैं, और सेकेंडरी जो रूडिमेंट्स होते हैं ऑर्गन के वो आगे जाकर के पूरे अंग का निर्माण करते हैं। अब ये रूडिमेंट का मतलब क्या होता है, कह सकते हैं कि एक प्रारंभिक जो अवशेष है उनको यहाँ रूडिमेंट कहा गया। यानी कि एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म जो सेल्स होती हैं ये पहले छोटे अंग का एक प्रतिरूप बनाती है, उसको हम क्या कहते हैं, प्राइमरी रूडिमेंट कहते हैं, प्राइमरी ऑर्गन रूडिमेंट कहते हैं। और वो प्राइमरी ऑर्गन रूडिमेंट क्या करता है, और अधिक विकास करता है, उसके अंदर प्रोटीन संश्लेषण जैसी घटनाएं शुरू हो जाती है। तो उससे क्या होता है कि वो धीरे 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 अंग के रूप में विकसित होने लगता है, उसको हम कहते हैं सेकेंडरी ऑर्गन रूडिमेंट। और सेकेंडरी ऑर्गन रूडिमेंट क्या करता है, आगे जाकर के पूरे अंग का निर्माण करता है। तो ऑर्गेनोजेनेसिस का मतलब यही होता है कि एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म के द्वारा प्राइमरी ऑर्गन रूडिमेंट बनते हैं, और प्राइमरी ऑर्गन रूडिमेंट बन करके सेकेंडरी ऑर्गन रूडिमेंट का निर्माण करते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट अवस्था होती है, जो फिफ्थ अवस्था है, वो अपनी कौन सी है, इसकी ग्रोथ या वृद्धि, ग्रोथ या वृद्धि। अब ग्रोथ या वृद्धि की अगर हम बात करें तो ग्रोथ या वृद्धि का मतलब ये होता है कि जो भ्रूण का द्रव्यमान या मास जो हम कहते हैं, द्रव्यमान या मास का बढ़ना है वो क्या कहलाता है, वृद्धि कहलाता है। और द्रव्यमान या मास की मतलब यहाँ क्या मतलब है कि अब देखो संरचना विकास गतियाँ शुरू हो गई, प्राइमरी रूडिमेंट बन गए, आगे सेकेंडरी रूडिमेंट बनते हैं, फिर धीरे धीरे अंगों का विकास शुरू होता है। तो इस दौरान क्या होता है कि प्रोटीन संश्लेषण है, आरएनए संश्लेषण है, ये जो घटनाएं हैं ये घटनाएं तीव्र गति से होने लगती है, जिससे क्या होता है कि भ्रूण का जो आकार है वो तो निश्चित रहता है, परंतु उसके अंदर जो है उसके द्रव्यमान में क्या होने लगती है, वृद्धि होने लगती है। इस घटनाओं को क्या कहते हैं, वृद्धि या ग्रोथ कहते हैं। अगली अवस्था है विभेदन, डिफ्रेंशिएशन। विभेदन जो है इसकी हम बात करते हैं। विभेदन, विभेदन का अर्थ होता क्या है, वैसे सामान्य भाषा में यदि देखें तो विभेदन का अर्थ ये होता है कि जो संरचनाएं एक जैसी होती हैं वो बाद में भ्रूण के अंदर क्या होती है, धीरे धीरे अपने मूल कार्य के हिसाब से एक दूसरे से अलग अलग होने लग जाती है। अब यदि इसकी हम देखें कि विभेदन का यहाँ डेवलपमेंट में क्या मतलब है कि डेवलपमेंट में ये मतलब होता है कि जो कोशिकाएं पहले संरचनात्मक और क्रियात्मक रूप से एक समान थी, यूँ कहते हैं कि वे कोशिकाएं जो भ्रूणीय अवस्था के दौरान वे कोशिकाएं जो संरचनात्मक और क्रियात्मक रूप से एक समान थी, अब वो धीरे धीरे क्या होती है, एक दूसरे से भिन्न होना शुरू हो जाती है। और भिन्न होने का कारण क्या है, क्योंकि यहाँ पर समसूत्र विभाजन हो रहे हैं जिसके कारण में भिन्नता आती है। और फिर साथ में क्या होती है, भिन्नता आने के साथ साथ में वो कोशिकाएं भिन्न होकर के अपने द्वारा बनने वाले अंगों का निर्माण शुरू कर देती है। और उसके बाद में ये जो डेवलपमेंट जैसे जैसे और आगे शुरू होता है, बढ़ता जाता है, तो विभेदन और ज़्यादा क्लियर होता जाता है, क्योंकि अंगों का निर्माण जो है वो अपने को स्पष्ट रूप से दिखाई देने लग जाता है। उसके बाद में यदि हम देखें कि संरचना विकास, मोर्फोजेनेसिस। अब मोर्फोजेनेसिस जो है इसका मतलब क्या होता है कि ये जो, थोड़ा पहले नाम लिख देता हूँ, 7वां जो पॉइंट अपना मोर्फोजेनेसिस। चार, 5, 6, 7 और 8वां पॉइंट अपना क्या है, मोर्फोजेनेसिस। मोर्फोजेनेसिस। अब मोर्फोजेनेसिस का मतलब क्या होता है, हिंदी में इसको कहा जाता है संरचना विकास। अब संरचना विकास का मतलब क्या होता है कि जो जंतु है, जो या भ्रूण जो है, सॉरी, जंतु का जो भ्रूण है उसके अंदर और वो जो बाह्य संरचना होती है उसके अंदर परिवर्तन दिखाई देने लगता है, यानी उसका विकास होने लगता है, जिसको हम क्या कहते हैं, मोर्फोजेनेसिस कहते हैं। इसको हिंदी में कहते हैं संरचना विकास, यानी संरचना का जो है विकास होना शुरू हो जाता है, संरचना विकास। क्यों? क्योंकि देखो कि प्राइमरी रूडिमेंट बन चुके हैं, सेकेंडरी रूडिमेंट बन चुके हैं, अंग भ्रूण के अंदर अंगों का निर्माण शुरू हो चुका है। उसके बाद में क्या होता है कि जो भ्रूण है उसके अंदर क्या होता है, बाह्य आकृति
जो है वो एकदम क्लियर दिखाई देने लग जाती है, और जो है जो भ्रूण है वो प्राणी के समान अपने को दिखाई देने लग जाता है। उस घटना को हम क्या कहते हैं, संरचना विकास कहते हैं। संरचना विकास जो है वो कोशिकीय प्रवास के कारण, कोशिकाओं के समूह बनने के कारण, स्थानीय वृद्धि के कारण होते हैं, और जिसके कारण जो है भ्रूण जो है वो अपने जो मूल जाति के जंतु है उसके समान अपने को दिखाई देने लग जाता है। तो ये क्या कहलाता है, संरचना विकास कहलाता है। उसके बाद में ये तो घटनाएं अपनी अगर बात करें कि कशेरुकियों के संदर्भ में। अब कुछ जंतुओं के अंदर एक घटना और होती है, कायांतरण होता है। एक घटना और होती है कायांतरण या मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस, कायांतरण इसको कहा जाता है। अब कायांतरण या मेटामॉर्फोसिस क्या है, ये आपको मैं थोड़ा बता देता हूँ, जो अपने थोड़ा कोल्डेटा के अंदर भी इसका जिक्र करेंगे। तो मेटामॉर्फोसिस या कायांतरण क्या होता है, किसी जंतु की लार्वा अवस्था का, जंतु की लार्वा अवस्था का वयस्क में चेंज होना क्या कहलाता है, कायांतरण। लार्वा अवस्था का वयस्क में बदलना क्या कहलाता है, कायांतरण कहलाता है। कायांतरण मोस्टली कीटों के अंदर पाया जाता है, एम्फीबियंस के अंदर पाया जाता है। कई बार क्या होता है कि लार्वा जो है वो वयस्क में चेंज होता है, और कई बार लार्वा अवस्था में रहकर जनन शुरू कर देता है, जिसको कहते हैं नियोटिनी अवस्था भी कहते हैं। ये कुछ एम्फीबियन के अंदर पाई जाती है। अब जो कायांतरण होता है वो दो तरह का होता है। पहला होता है प्रोग्रेसिव, पहला कौन सा होता है, प्रोग्रेसिव, और सेकंड क्या होता है, रिट्रोग्रेसिव होता है। रिट्रोग्रेसिव होता है। अब प्रोग्रेसिव कायांतरण जो होता है, इसके अंदर क्या होता है कि किसी भी जंतु की जो लार्वा अवस्था होती है वो कम विकसित होती है, और उसकी जो वयस्क अवस्था होती है वो अधिक विकसित होती है। कहने का मतलब ये हुआ कि किसी जंतु की कम विकसित लार्वा अवस्था जो है वो अधिक विकसित वयस्क में बदल जाती है। तो उस घटनाओं को कहते हैं प्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। कीटों के अंदर यही होता है। मेंढक का टेडपोल लार्वा ले लें तो उसका भी अच्छा एग्जाम्पल है। मेंढक का जो टेडपोल लार्वा है वो जलीय होता है, गिल्स पाए जाते हैं, तैरने के लिए पूंछ पाई जाती है, और वो यूँ कह सकते हैं कि ये शाकाहारी प्रवृत्ति का होता है, यानी उसके अंदर मछलियों जैसे गुण पाए जाते हैं। और जैसे ही उसके अंदर मेटामॉर्फोसिस होता है तो उसके अंदर पूंछ गायब हो जाती है, गिल्स की जगह फेफड़े स्थान ले लेते हैं, तैरने के बजाय वो अपने पैरों पर मतलब अग्र पाँव और पश्च पाँव का विकास हो जाता है। उसके अलावा जो वो वयस्क होता है वो जल और स्थल दोनों जगह रह सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि लार्वा तो कम विकसित था और उसका वयस्क क्या होता है, अधिक विकसित होता है। तो ये घटना क्या कहलाती है, प्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस। और रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस में क्या होता है, मेटामॉर्फोसिस अब रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस इसके जस्ट उल्टा होता है। रिट्रोग्रेसिव के अंदर क्या होता है कि किसी जंतु की अधिक विकसित लार्वा अवस्था का उसके कम विकसित वयस्क में बदलना या कायांतरित क्या कहलाता है, रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस कहलाता है। अब देखिएगा कि रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस जब होता है तो इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है हर्डमानिया का टेडपोल लार्वा। टेडपोल लार्वा ऑफ हर्डमानिया, हर्डमानिया, टेडपोल लार्वा ऑफ हर्डमानिया। अब टेडपोल लार्वा की यदि बात करें हर्डमानिया की, हर्डमानिया को हमने यूरोकोडेट का एनिमल है हर्डमानिया। अब हर्डमानिया और यदि उसके लार्वा टेडपोल को देखें तो उसका टेडपोल लार्वा अधिक विकसित होता है। कारण क्योंकि टेडपोल लार्वा के अंदर कोर्डेट के सभी करैक्टर पाए जाते हैं, जैसे नोटोकोर्ड का पाया जाना, नर्वकोर्ड का पाया जाना, गिल स्लिट का पाया जाना, तीनों करैक्टर पाए जाते हैं उसके टेडपोल लार्वा में। और टेडपोल लार्वा जो होता है वो अधिक विकसित होता है। अब जैसे जैसे उसके अंदर कायांतरण होकर वो वयस्क हर्डमानिया में चेंज होता है तो उसके अंदर नोटोकोर्ड गायब हो जाती है, नर्वकोर्ड गायब हो जाती है, और केवल उसके अंदर क्या गिल स्लिट बचते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि टेडपोल लार्वा अधिक विकसित था जिसमें कोर्डेट के समान लक्षण है, और जो हर्डमानिया है उसके अंदर जो कोर्डेट के मूल लक्षण है वो गायब हो जाते हैं। इसलिए कौन सा मेटामॉर्फोसिस होता है, रिट्रोग्रेसिव। यानी ये रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस प्रोग्रेसिव के ठीक विपरीत या उल्टा होता है। तो इस प्रकार आज हमने देखा कि बेसिक फीचर ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट है, उसके अंदर सबसे पहली घटना गैमेटोजेनेसिस होती है, उसके बाद में उसमें फर्टिलाइजेशन होता है, उसके बाद में क्लीवेज होता है, उसके बाद में गैस्ट्रुलेशन अवस्था आती है, उसके बाद में ऑर्गेनोजेनेसिस होता है, उसके बाद में ग्रोथ होती है, फिर उसके बाद में डिफरेंशिएशन होता है यानी विभेदन होता है, उसके बाद में मॉर्फोजेनेसिस आता है। ये घटना इसी क्रम में चलती है। और ये घटना यहाँ तक जैसे मनुष्य के संदर्भ में या जो विकसित जंतु उनके संदर्भ में मैंने बात की है। और मेटामॉर्फोसिस की जो घटना है ये हम पढ़ेंगे कीटों के अंदर आती है,
कीटों के अंदर हम देखते हैं लट अवस्थाएं पाई जाती है, जो कीटों की लार्वा अवस्था होती है, और वो वयस्क अवस्था में जब चेंज होती है तो वो अवस्था उड़ने वाली होती है। तो मेटामॉर्फोसिस कीटों में पाया जाता है, एम्फीबियंस में पाया जाता है, जो कि डेवलपमेंट की क्या होती है कि स्टेज होती है, जिसको अपने अलग से पढ़ लिया है। तो आज अपने बेसिक फीचर ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट यहीं तक है। थैंक यू।